डियर स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और सीबीएसई क्लास 10th का जो मार्किंग स्कीम का पेपर है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझेंगे। इससे मेरा क्या मतलब है, आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास में सीबीएसई क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ओके। आंसर पेपर भी है, मार्किंग स्कीम जिसे कह सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर आंसर क्यों आया है, इसका रीज़न आप लोगों में से बहुत सौ को पता नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग वो पार्ट देखेंगे कि अगर क्वेश्चन एक्स है तो उसका जो आंसर है वो यही वाला क्यों है, कोई दूसरी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती, ओके। जैसे कि एक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो 4 में से जो बी ऑप्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। 6 मार्क्स के लिए कोई एक क्वेश्चन आपने 2 में से करना है। फर्स्ट है, मिजबिल एंड द टाइगर बोथ वर लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस, कि मिजबिल और ऑटर इनकी देखभाल ह्यूमंस ने की थी। एज्यूम दे बोथ मीट each other in the zoo and have a conversation about their lifestyle and feelings। तो मान लो कि ऑटर और टाइगर एक जू में मिलते हैं और फिर वो बातचीत करते हैं। राइट दिस कॉन्वर्सेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिजबिल द ऑटर एंड टाइगर इन द जू। तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने एक कॉन्वर्सेशन लिखना है। क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा बिगिनिंग का पार्ट दिया है। यू मे बिगिन लाइक दिस, टाइगर सेड thanks for visiting me, though I don't usually like visitors। Mizbil said, oh, I would love visitors, I think। आपको इस डायलॉग को आगे बढ़ाना है, कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना है। अगर आप लोग सीबीएसई के ज़रिए सीबीएसई के द्वारा दी गई मार्किंग स्कीम देखते हैं, तब आपको डिटेल में नहीं बताया गया है कि किस तरह से आंसर लिखना है। यहाँ पर सीबीएसई ने सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं आपको, मिजबिल के पॉइंट्स हैं और टाइगर के पॉइंट्स हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से एक कंप्लीट कम्युनिकेशन, एक कंप्लीट कॉन्वर्जेशन बनाना है, इस पर फोकस करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देखें किस तरह का कॉन्वर्जेशन हम लोगों ने बनाया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो कॉन्वर्जेशन है टाइगर और मिजबिल इनके डायलॉग्स के साथ, और नेक्स्ट पेज पर थोड़ा है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये किस तरह से क्रिएट करना है ये देखेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में बताया गया है, सेकंड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। यहाँ पर मोर इनक्रेडिबल और ग्रेटर इनके बीच में एक रिलेशन है। इस रिलेशन को ए बी सी डी में से कौन अच्छे से दर्शाता है, बताता है, यह आप लोगों ने बताना है। ये देखिए, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स, द ग्रेटर द थ्रिल, पैरा 1 में है ये। तो यहाँ पर एक्चुअल जो आंसर आएगा वो डी आएगा, सीबीएसई ऐसा कहता है, ओके। लेकिन ऐसा क्यों है, मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। ये देखिए, मोर इनक्रेडिबल यहाँ पर ज़्यादा की बात हुई है और ग्रेटर यहाँ भी ज़्यादा की बात हुई है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए हेवियर और हायर दोनों पॉजिटिव सेंस में है, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। जबकि आप सी देखते हैं, स्मॉलर बिगर, यहाँ पर ऑपोजिट हो गया है ना, स्मॉलर बिगर। आप देखते हैं बी, मोर लेसर, ये भी ऑपोजिट हो गया। आप देखते हैं ए, हायर एंड लोअर, ये भी ऑपोजिट हो गया। जबकि यहाँ पर मोर इनक्रेडिबल और ग्रेटर दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आप देखते हैं हेवियर और हायर दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हैं, पॉजिटिव हैं, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। क्लियर। इन चीज़ों के अलावा इस वीडियो में हम लोग अनसीन पैराग्राफ्स की स्टडी करेंगे, उसे समझेंगे और उसके बाद उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। यूट्यूब पर कुछ वीडियोस हैं जहां पर अनसीन पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, आप लोगों को बताया गया है कि ये क्वेश्चंस है और इनके ये आंसर्स हैं, लेकिन हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उस पैराग्राफ का मतलब क्या है और दिए गए पैराग्राफ में से किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को सॉर्ट आउट करने हैं, निकालने हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, आंसर पेपर लिखने की स्टार्ट कहाँ से करना है बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर दिया गया है आप लोग उसी सीरीज़ में आंसर पेपर लिखें। अगर लिटरेचर की आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर रखी है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ग्रामर अच्छा है तो आप लोग ग्रामर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर।
CBSE क्लास 10th एग्ज़ाम्स 2023 इससे रिलेटेड काफ़ी सारा स्टफ़ हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है CBSE एग्ज़ाम्स 2023 क्लास 10th। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। So dear students, this video is going to be extremely amazing as well as helpful for you guys. So come on, let's dive into it. तो dear students, आप लोगों के ठीक सामने है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 क्लास 10th। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाइम अलाउड जो कि 3 आवर्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें नंबर 1 पे है 15 मिनट प्रायर रीडिंग टाइम, यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा जो टाइम है पढ़ने के लिए पहले दिया जाएगा अलॉटेड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग। किस लिए रहेगा ये टाइम आपको? ताकि आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सको। ओके, नंबर 2 है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। आपका जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट्स में होगा। पहला होगा रीडिंग, उसके बाद होगा ग्रामर एंड राइटिंग और लास्ट में होगा लिटरेचर। लास्ट की जो इंस्ट्रक्शन है नंबर 3 पर है अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनके हिसाब से आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्लियर? यहाँ पर देखिए सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स, 20 मार्क्स के लिए है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आप लोगों के सामने है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आप लोगों ने पहले पैसेज को पढ़ना है। पैसेज रीडिंग पहले होगी और उसके बाद में आंसर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। माउंटेन्स हैव ऑलवेज बिन हेल्ड इन ग्रेट ऑ बाय मैनकाइंड, कि पहाड़ जो हैं उन्हें इंसान लोग एक ज़माने से लंबे टाइम से काफ़ी हैरत से देखते हैं। ऑ यानी जिसमें थोड़ी सी हैरत हो, जिसमें थोड़ा सा डर हो, इस तरह से देखते हैं। दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमन्स, और ये माउंटेन्स जो हैं, पहाड़ जो हैं, इंसानों के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। Those brave among us have always wanted to conquer them, और हम में से जो बहादुर लोग हैं वो चाहते हैं पहाड़ों को कॉन्कर करना। कॉन्कर करना मतलब जीतना उन्हें। अब जीतना से यहाँ पर क्या हम लोग मीनिंग लेंगे? उनके ऊपर जाना। ओके, यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स, क्या आप देखो माउंटेन्स जितने इनक्रेडिबल होंगे यानी अनबिलीवेबल होंगे, द ग्रेटर द थ्रिल, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर? A challenge to the bravery of the human race, ह्यूमन रेस जो है उसके बहादुरी के लिए ये माउंटेन्स चैलेंज है। Climbing mountains is an experience that is hard to put into words, पहाड़ों पर चढ़ना एक ऐसा एक्सपीरियंस है that is hard to put into words। ये एक फ्रेज़ है, hard to put into words। फ्रेज़ कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। ओके, जैसे इन माई हैंड, ये एक फ्रेज़ है। तो पहाड़ों पर चढ़ना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप शब्दों में बता नहीं सकते। यू आर इन अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट एंड, आप वहाँ पर पहाड़ों पर एक सुंदर से एनवायरनमेंट में रहते हैं। और व्हेन यू रीच द टॉप यू फील इनक्रेडिबल, और जब आप टॉप पर पहुँचते हैं तो आप काफ़ी इनक्रेडिबल फील करते हैं। बट यू ऑल्सो हैव टू क्लाइंब डाउन, लेकिन वहाँ से एक बार पहाड़ पर आप चढ़ेंगे तो नीचे भी तो आना होता है ना। विच इज़ when most accidents happen, और ये वही टाइम होता है जब ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हुए नहीं, वहाँ से जब आप नीचे आते हैं तो। क्लियर? पीपल आर टायर्ड, इट गेट्स डार्क, इट्स हार्डर, लोग थक जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी वो पहाड़ चढ़ने में काफ़ी जो है तो कम हो गई है, अब आपको उतर के आना है। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो माउंटेन क्लाइंबिंग क्या है फिर? एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक ऐसा खेल है जिसमें काफ़ी एडवेंचर है, अलॉन्ग विथ बीइंग चैलेंजिंग एंड रिस्की फॉर द क्लाइंबर। तो फिर पहाड़ चढ़ने वाले के लिए ये खेल कैसा है? चैलेंजिंग भी है और काफ़ी इसके अंदर रिस्क भी है, खतरा भी है। आगे देखते हैं हम लोग। विदाउट एनी परसीव्ड रिस्क, अब परसीव्ड का मतलब क्या होगा? समझ लेना, जिसे हमने समझ लिए हैं। तो ऐसा रिस्क जिसका आपको
अंदाज़ा नहीं है। विदाउट एनी परसीव्ड रिस्क देयर कैंट बी अ फीलिंग दैट एनी सिग्निफिकेंट चैलेंज हैज़ बिन सरमाउंटेड। तो ऐसी फीलिंग आ ही नहीं सकती कि आपने कोई बहुत बड़ा काम जो है तो किए हैं। सरमाउंट करना यानी करना। अगर आपको पता है कि इसमें काफ़ी खतरा है और उसके बाद आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तब जा कर के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भैया हमने कुछ किया है। फेयर, सही बात है, बट वी हैव टू बियर इन माइंड, लेकिन हमें अपने माइंड में ये बात रखनी है दैट माउंटेनियरिंग इज़ नॉट अ स्पॉट, कि पहाड़ पर चढ़ना जिसे हम माउंटेनियरिंग कहते हैं ये कोई खेल नहीं है दैट कैन बी एम्ब्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन, जिसे आप गले लगा सकते हैं। एम्ब्रेस करना यानी गले लगाना। विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकल गए, ये ऐसे नहीं हो सकता। ओके, द एंथुजियास्ट्स मस्ट डेवलप इन देमसेल्व्स, तो जो लोग पहाड़ पर चढ़ने के इच्छुक हैं, चाहते हैं, तो उन्होंने अपने अंदर क्या पैदा करना चाहिए? द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, उनके अंदर एक एडवेंचर की स्पिरिट होनी चाहिए। विलिंगनेस टू अंडरटेक हार्डशिप्स एंड रिस्क्स, और उन्होंने खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ परसीवरेंस, और उनके अंदर ऐसी शक्ति होना चाहिए परसीवरेंस की, यानी पक्का इरादा होना चाहिए। एंड्योरेंस, बर्दाश्त करने की, बेयर करने की कैपेसिटी होना चाहिए। एंड कीननेस ऑफ पर्पस, और उनमें जो उनका पर्पस है, जो उनका मकसद है, उसको लेकर कीननेस होना चाहिए, यानी बेचैन रहना चाहिए उन्होंने कि हाँ भाई चलो मुझे अपना पर्पस, अपना मकसद हासिल करना है। क्लियर? बिफोर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ने से पहले, दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, और उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पहाड़ पर जब जा रहे हैं तो इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है। वहाँ ऐसे नहीं कि आपने बैग खोला और बैग निकाल कर देखने लगे कि भैया अब ये क्या है। ओके, आपको इक्विपमेंट की, टूल्स की पूरी इन्फो होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन कम्स द पेनेंस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग, उसके बाद आती है पेनेंस। पेनेंस यानी कि पनिशमेंट, काय की पनिशमेंट आती है उसके बाद में रिगरस ट्रेनिंग। रिगरस का मीनिंग होगा केयरफुल। ओके, दिस कुड वेरी वेल बी द लाइफ लाइन ऑफ देयर, आप ऊपर पहाड़ पर हैं तो ये आपके लिए लाइफ लाइन हो सकती है। ठीक है, लाइफ लाइन यानी आपकी जीवन बचाने वाली बात हो सकती है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी है। इट हेल्प्स इनकलकेट एंड होन, ये मदद करती है हमारी इनकलकेट करने में यानी सिखाने में, एंड होन, HONE, होन यानी परफेक्ट बनाने में। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, कि वहाँ पर ऊपर बचना कैसे है, ट्रेनिंग हमें ऊपर बचने में हेल्प करती है। दैट अलाउ द क्लाइंबर टू नेगोशिएट पेरिलस सिचुएशंस, और ये क्लाइंबर को जो खतरनाक सिचुएशंस हैं, डेंजरस सिचुएशंस हैं, उनसे रास्ता निकालने में ट्रेनिंग मदद करती है। ओके, देयर आर न्यूमेरस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, इंडिया में काफ़ी सारे, न्यूमेरस यानी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड अब्रॉड, और बाहर भी, दैट ऑफर सच ट्रेनिंग, जो कि इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। ओके, माउंटेन क्लाइंबर्स आर अनएनिमस इन अग्रीइंग दैट, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, माउंटेनियर्स हैं, वो अनएनिमस हैं, यानी वो सब एक बात पर राज़ी हैं, एग्री करते हैं। The unpredictable weather is what they fear the most, कि सबसे ज़्यादा डरावना क्या रहता है वहाँ पर पहाड़ पर? ऐसा वेदर जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अनप्रेडिक्टेबल यानी जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। There may be sunshine one moment and a snowstorm the other, अभी अभी आप देख रहे हैं तो सूरज निकला हुआ है, अभी अभी आप देख रहे हैं तो एक स्नो का स्टॉर्म आ गया। इस तरह का जो अनप्रेडिक्टेबल वेदर है ये काफ़ी रिस्की है ऊपर। एट हायर एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, सी लेवल से कितना हाई है कोई चीज़, तो ऊंची जगहों पर क्या होता है, स्नो इज़ अ रेगुलर फीचर, बर्फ़ गिरना ये तो एक कॉमन सी बात है। एंड बीइंग डिसिसिव अबाउट सेटिंग अप कैंप्स, और आपको कैंप लगाना है या नहीं लगाना है, इस बात का डिसीज़न आप इसके बेसिस पर लेते हैं। और प्रोसीडिंग फर्दर इज़ क्रूशियल, या फिर आपको आगे जाना है, कैंप लगाना है या आगे जाना है, कैंप लगाना है या आगे जाना है, डिपेंड इस बात पे करता है कि वेदर कैसा है। ओके, ये बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल का क्या मीनिंग होगा? इम्पॉर्टेंट है। ओके, द आइसी शीट्स आफ्टर आइस स्टॉर्म्स मेक वॉकिंग ट्रेचरस, और आइस स्टॉर्म्स आए, बर्फ़ के तूफान आए, उसके बाद में जो एक पतली सी शीट बिछ जाती है पहाड़ों के ऊपर, वो
काफ़ी जो है तो ख़तरनाक बना देती है वॉकिंग को, चल नहीं सकते आप आराम से। वाइल द पाउडरी स्नो मैक्स अ माउंटेनियर सिंक डीप इनटू द स्नो, और जो स्नो होती है पाउडर जैसी, वो क्या करती है, माउंटेनियर को धसाती है, फंसा देती है, वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। अप देयर where the intention is to embrace nature's wonder, और ऊपर पहाड़ पर इरादा क्या होता है हमारा कि नेचर के जो वंडर्स हैं उन्हें गले लगाना, उनसे मिलना। One realizes that it cannot be done without facing its formidable glory। तो ऐसे नहीं है कि बस ऊपर जाओ और नेचर को गले लगा लो, वहाँ पर ख़तरा भी है। फॉर्मिडेबल यानी भयानक, ग्लोरी यानी पहाड़ अट्रैक्टिव तो हैं लेकिन वहाँ पर स्कैरी भी हैं वो। ओके, अ ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन, एक अच्छा माउंटेनियर माउंटेन को चैलेंज कर सकता है। yet is always respectful to the powerful forces of nature, लेकिन एक अच्छा माउंटेनियर रिस्पेक्ट भी करता है, उसे पता है नेचर कितना पावरफुल हो सकता है। क्लियर? एक बार एग्जाम्स में सरासरी ऐसे आप लोगों ने पैसेज को पढ़ लेना है और फिर जाना है क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, देखिए। समिटिंग माउंटेन्स कैरीज इट्स ओन हेल्थ रिस्क्स, पहाड़ों पर चढ़ना, टू समिट यानी ऊपर की तरफ जाना, इसमें छुपा होता है, क्या छुपा होता है, हेल्थ रिस्क्स यानी सेहत का वहाँ पे ख़तरा है, हेल्थ का थोड़ा सा रिस्क है। सच एज ऑक्सीजन एंड एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम्स, ऑक्सीजन की दिक्कत हो सकती है ऊपर आपको, या फिर ऊंचाई पर जाने पर जो थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है वो इशू आ सकता है। फ्रॉस्ट बाइट्स कहते हैं इंजरी ड्यू टू आइस, यानी बर्फ़ की वजह से होने वाले नुकसान या बीमारी। स्वेलिंग यानी सूज जाना ऑफ हैंड्स एंड फीट, फ्लूइड कलेक्शन इन ब्रेन और लंग्स एंड एग्जॉस्शन, आपका जो ब्रेन है, आपके जो लंग्स है, वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लूइड जम सकता है, आप थक सकते हैं। Yet the gratification mountaineers feel from mastering something that is so frightening, फिर भी जो खुशी माउंटेनियर लोगों को मिलती है इस बात से कि वो इस पहाड़ पर आ गए हैं, इस पहाड़ को उन्होंने कॉन्कर कर लिया है, सर कर लिया है, that is so frightening urges them to undertake these endeavors, यही खुशी उन्हें आगे डिज़ायर पैदा करती है उनके अंदर कि चलो भाई और आगे बढ़ो अब, और हमें अलग अलग पहाड़ों पर जाना है। क्लियर? We may think that the mountaineers are fearless, experts say not at all। हम सोच सकते हैं कि भैया ये माउंटेनियर्स लोग कैसे हैं, इन्हें कोई डर वर नहीं लगता इसीलिए ये चले जाते, लेकिन एक्सपर्ट लोग कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, माउंटेनियर लोगों को भी डर लगता है। इट्स फियर दैट कीप्स देम सो इंट्रिग्ड विथ सच आर्डुअस जर्नीज, ये उनका डर ही तो है जो उन्हें इंट्रिग्ड किए रखता है, यानी कि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है ताकि वो ऐसी जर्नीज़ पर जा सकें। आर्डुअस यानी डिफ़िकल्ट जर्नीज़ पर। इम्पल्स एंड ब्रेजननेस, इम्पल्स यानी उनकी जो डिज़ायर होती है, और ब्रेजननेस यानी जो बोल्ड होते हैं वो कैन बी डेडली फूज, तो ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। ठीक है, अचानक कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं आप, इम्पल्सिव हो रहे, तो ये नहीं चलेगा पहाड़ पर। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड बन रहे हैं, ब्रेजननेस, तो ये भी नहीं चलेगा। ये क्या हो सकते हैं, डेडली फोज, आपके जानलेवा दुश्मन हो सकते हैं। यानी कोई भी डिसीज़न काफ़ी सोच समझ कर लेना है आपने पहाड़ों के ऊपर, और वहाँ पर जितनी ज़रूरी है उतनी हिम्मत दिखाना है, ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। समझ गए? इन द वर्ड्स ऑफ द इंडियन माउंटेनियर बचेंद्री पाल, अगर इनके हिसाब से कहें, द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टू टेक द रिस्क एट ऑल, रिमेंबर दैट। और सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि आप कोई रिस्क ना लें, बस बैठे रहें भैया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, तो टोटल 10 क्वेश्चंस आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए है, जिसमें फर्स्ट है व्हाई डज द राइटर से, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, दैट माउंटेन्स इंस्पायर ऑ इन ह्यूमन्स, के माउंटेन्स ह्यूमन्स में ऑ इंस्पायर करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, पैरा 1 में इसका आंसर है ए, दे प्रेजेंट अस विथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स, माउंटेन्स हमें देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ स्पोर्ट्स के लिए।
बी दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, उन्हें देखकर हमारे अंदर एक विश आती है कि इन्हें मास्टर करना है अब। सी है दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वेलर, वो हमारे अंदर बहादुरी के काम करने की जो इच्छा है वो जगाते हैं। दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम टू अस, वो पीस को दर्शाते हैं, सुकून को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से? आंसर होना चाहिए बी, दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, वो हमारे अंदर एक इच्छा जगाते हैं कि इन्हें मास्टर करना है, इन पहाड़ों को सर करना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हैं और ये वाली बात जो इस सेंटेंस में है वो कहाँ पर मैच होती है। द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स, जितने इनक्रेडिबल माउंटेन्स होंगे, द ग्रेटर द थ्रिल, तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। पैरा 1 में है ये। अब यहाँ पर देखिए ए है द हायर द स्टैमिना, द लोअर द फूड इनटेक, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मोर इनक्रेडिबल है और यहाँ पर ग्रेटर है। दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, मोर और ग्रेटर। ठीक है, जबकि अगर आप लोग ए देखते हैं तो यहाँ पर हायर है तो इधर लोअर है, ये थोड़ा सा अपोजिट जैसा हो गया है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। द मोर यू लॉफ द लेसर योर इलनेस, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी मोर यानी ज़्यादा हो रहा है, लेसर यानी कम हो रहा है, ये भी अपोजिट जैसे हो गया। द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज, ये भी अपोजिट है, स्मॉलर बिगर। यहाँ पर मोर और ग्रेटर लगभग सेम है, तो यहाँ पर देखिए द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी, डी आना चाहिए। हम लोग देखते हैं क्या आंसर है। डी है द हेवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। थर्ड है select the option that displays what the writer projects with reference to the following। बताइए आप कौन सी ऑप्शन हमें ये बताती है कि लेखक क्या बताते हैं इस लाइन के हिसाब से। सर्व माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पॉट्स, तो माउंटेन क्लाइंबिंग क्या है? बिना किसी शक के हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पॉपुलर एडवेंचर स्पॉट्स में से एक है। ये बात एक डाउट है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेखक खुद कह रहे हैं अनडाउटेडली, तो ए तो नहीं आएगा। काउशन, हमें सतर्क करने के लिए कह रहे हैं वो। ठीक है, कन्विक्शन, कन्विक्शन किसे कहते हैं? अब कन्विक्शन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, एक बात बता रहे हैं, एक चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं वो, ये होना चाहिए। और लास्ट है डिनायल, डिनायल यानी किसी बात से इनकार करना, नहीं बोलना, तो ये इनकार तो नहीं कर रहे किसी चीज़ से। ठीक है, आंसर आएगा आपका कन्विक्शन। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैरा 1। पैराग्राफ 1 में से आप लोगों ने एक फ्रेज़ लेना है और यहाँ पर रखना है जिसका मीनिंग होता हो बेस्ट एक्सपीरियंस्ड रादर देन डिस्क्राइब्ड, अच्छे से जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन शब्दों में उसे बता नहीं सकते। एक फ्रेज़ आया था, आप लोगों को याद है, इट्स हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स, वही आपका आंसर होगा। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। ये पैरा 1 में था, यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के लिए पैराग्राफ के नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। नंबर 4 किया हम लोगों ने। नंबर 5 देखते हैं हम लोग। द राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू पेनेंस इन द लाइन, राइटर ट्रेनिंग को पनिशमेंट से कंपेयर करते हैं, बराबर है। देन कम्स द पेनेंस ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग, इस लाइन में जो पैरा 2 में है। स्टेट 1 पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रेनिंग एंड पेनेंस, तो आप बताओ कि ट्रेनिंग और पेनेंस, इसमें सिमिलर बात क्या होती है, एक जैसी बात क्या होती है? लिख सकते हैं आप लोग कि ट्रेनिंग और पेनेंस इसमें क्या सिमिलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ दीज आर हार्ड, कि भैया एक ट्रेनिंग जो होती है और पेनेंस पनिशमेंट जो होती है दोनों हार्ड होते हैं। दे नीड विलिंगनेस टू अंडरटेक हार्डशिप्स, दोनों में कोई मुश्किल काम करना होता है आपको, ट्रेनिंग में भी और पेनेंस में भी। एंड रिस्क्स, दोनों में खतरे होते हैं। दे ऑल्सो नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ परसिवरेंस एंड एंड्योरेंस, और दोनों में बहुत ज़्यादा जो है तो शक्ति चाहिए होती है कंटिन्यू लगे रहने की, ठीक है, चीज़ों को बर्दाश्त करने की। एंड्योरेंस यानी चीज़ों को बर्दाश्त करने की। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं ट्रेनिंग में और पेनेंस में। 5th हुआ है हमारा, आगे देखते हैं हम लोग। 6th है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट
लिस्ट 2 रीजंस व्हाई द राइटर सेज दैट। आपने जो टेक्स्ट को पढ़ा है उसके हिसाब से 2 रीजंस बताओ कि लेखक कहते हैं माउंटेनियरिंग इज़ नॉट अ स्पोर्ट दैट कैन बी एम्ब्रेस्ड विदाउट प्रिपरेशन। कि माउंटेनियरिंग कोई ऐसा खेल नहीं है कि जो बिना तैयारी के आप कूद पड़े। ठीक है, क्या 2 रीज़न यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं? लिस्ट 2 रीजंस। देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं हैविंग टू वॉक ऑन आइसी शीट्स, कि माउंटेनियरिंग में ऐसी जगहों पर चलना पड़ता है जहाँ पर बर्फ़ गिरने की वजह से आइसी शीट्स जैसे दिखता है, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, आप पूरी तैयारी के बिना चल ही नहीं सकते। आगे है सेवरल हेल्थ हैज़र्ड्स, और कई सारे हमारे हेल्थ के वहाँ पर ख़तरे होते हैं, विच कैन बी मैनेज्ड विदाउट प्रिपरेशन, जिन्हें आप तैयारी के बिना हैंडल नहीं कर सकते। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, 7 है व्हाट कनेक्ट डज द राइटर ड्रॉ आउट बिटवीन अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड सेटिंग अप ऑफ कैंप्स। लेखक क्या रिलेशन बताते हैं किन चीज़ों में? अनप्रेडिक्टेबल वेदर में, ऐसा मौसम जिसे हम बता नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, और कैंप लगाने में। क्या है दोनों में सिमिलैरिटी? ये देखिए, इफ़ द वेदर इज़ अनप्रेडिक्टेबल द माउंटेनियर कैंट डिसाइड वेदर टू कैंप और क्लाइंब। कि अगर वेदर ऐसा नहीं है कि आप पहले से बता सके कि भाई आगे क्या होगा, तो आपको कैंप लगाना है या क्लाइंबिंग करना है, या आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अगर मौसम क्लियर है तो आप क्लाइंबिंग करेंगे, मौसम क्लियर नहीं है तो कैंप लगाएंगे, लेकिन आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे तो आप डिसीजन नहीं ले सकते वहाँ पर। द माउंटेनियर क्लाइम्स व्हेन इट्स सनी एंड कैंप्स व्हेन इट्स स्नोइंग। अगर बिल्कुल सनी है तो आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, धूप निकली है तो, और अगर बर्फ़ गिर रही है, स्नोइंग हो रही है, तब आप वहाँ रुक सकते हैं। ओके, 8 है द राइटर सेज अ ट्रू माउंटेनियर में चैलेंज द माउंटेन। कि एक सच्चा माउंटेनियर माउंटेन को चैलेंज कर सकता है, येट इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर। लेकिन नेचर के जो पावरफुल फोर्सेस हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट भी होती है। पैरा 3 में इसका आंसर है सेलेक्ट द रीज़न द माउंटेनियर इज़ रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेस ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स। तो आप ऐसी रीज़न बताओ कि माउंटेनियर जो है रिस्पेक्टफुल होते हैं नेचर के लिए, सर्वाइवल के लिए, एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन, ये एक पुरानी आदत है बस, या डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का क्या मीनिंग होगा? डायरेक्टिव यानी इंस्ट्रक्शन। आपका आंसर आएगा सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल के लिए आपको वहाँ पर रिस्पेक्टफुल होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। नीचे एक स्टेटमेंट है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, सही बताने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने एक पॉइंट देना है। While mountain climbing, an impulsive mountaineer is either disaster prone or as good as dead। कि माउंटेन पर चढ़ते समय ऐसा माउंटेनियर जो अचानक डिसीजन लेता है कुछ भी, वो या तो डिज़ास्टर प्रोन है, यानी उसको ख़तरा होना ही होना है, या एज गुड एज डेड, या समझ लो कि वो मर गया है ना। इसके फेवर में क्या बोलना है आपको? आप लोग लिख सकते हैं केयरफुल प्लानिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग आर की। कि सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है कि आप अच्छे से प्लान करो और जो भी आपकी ट्रेनिंग है उसको अच्छे से यूज़ करो। दोनों चीज़ें हैं व्हेन इट कम्स टू माउंटेनियरिंग, व्हेन इट कम्स टू जब की बात होती है, व्हेन इट कम्स टू माउंटेनियरिंग जब माउंटेनियरिंग की बात होती है। तो आप लोगों ने प्लानिंग भी अच्छी रखनी चाहिए, और जो आपकी ट्रेनिंग है तो वो भी आपने यूज़ करना चाहिए। सडन एंड इम्पल्सिव डिसीजंस कैन लीड टू फैटेलिटीज़। अचानक अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे तो उससे नुकसान हो सकता है, फैटेलिटीज़ यानी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 10, इवेल्युएट द इनअप्रोप्रिएट रीज़न फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सीलरेशन। जो इनअप्रोप्रिएट रीज़न है, फिर से कहता हूँ, इनअप्रोप्रिएट जो रीज़न है फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस ऑन रीचिंग अ समिट। एक माउंटेनियर
जब ऊपर पहाड़ पर पहुंच जाता है तो उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसकी जो हैप्पीनेस है, दैट द माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस, उसके लिए इनएप्रोप्रिएट रीज़न क्या है? अचीवमेंट ऑफ अ सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट, उसे लगता है कि मैंने ऐसा काम किया हूँ जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। स्पेक्टेकुलर पैनोरामिक व्यू, वहाँ पर व्यू बहुत अच्छा देखने मिलता है उसे। एप्लीकेशन ऑफ द इनकलकेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, उसे लगता है कि मैंने मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट्स थी, जो मेरे अंदर थॉट्स थे सर्वाइव करने के, वो सही तरीके से यूज़ किया हूँ। अपॉर्चुनिटी टू यूज़ सोफेस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, उसे खुशी होती है कि मैंने जो महंगे सामान लेके आया था पहाड़ पर चढ़ने के, तो उन्हें यूज़ करने का टाइम मिल गया, मौका मिल गया। लास्ट वाला सबसे ज़्यादा कार्टून ऑप्शन लगता है, ये इनएप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये देखिए डी है, अपॉर्चुनिटी टू यूज़ सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। माउंटेनियर को लगता है कि मुझे मौका मिल गया है जो बहुत अच्छे माउंटेनियरिंग के इक्विपमेंट है इन्हें यूज़ करने का, तो ये नहीं आएगा। ओके, इस तरह से आप लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है पैसेज सेकंड। The northeast of India is a melting pot of variegated cultural mosaic of people and races. थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। The northeast of India, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो कैसा है? is a melting pot, एक पिघलता हुआ बर्तन है, एक melting pot है, of variegated cultural mosaic. variegated यानी डिफरेंट कलर्स से बना, और मोजाइक यानी अलग अलग पैटर्न का, एंड ऑफ पीपल एंड रेसेस यानी अलग अलग तरह के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, और अलग अलग तरह के रेसेस हैं। रेसेस यानी जनरेशन्स हैं। एन एथनिक टेपेस्ट्री, एथनिक कहते हैं हम लोग कल्चर से जुड़ी, कल्चर से जुड़ी वहाँ पर टेपेस्ट्री है। टेपेस्ट्री यानी एक तरह की फैब्रिक होती है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। ऑफ मैनी हुज एंड शेड्स, अलग अलग तरह के यहाँ पर हुज हैं, शेड्स हैं। हुज का मीनिंग होगा कलर्स हैं। यट फिर भी दीज स्टेट्स आर लेसर एक्सप्लोर्ड, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा कोई जाता नहीं है एज़ कम्पेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बाकी कंट्री से अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा कोई जाता नहीं है। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कि वहाँ पर जो है तो अलग अलग तरह के लोग हैं, रेसेस हैं, हुज हैं, शेड्स हैं, बट वहाँ कोई जाता नहीं है ज़्यादा। द न्यू जनरेशन्स ऑफ ट्रैवलर्स हु आर मनी रिच एंड टाइम पुअर, तो एक नई जनरेशन है ट्रैवलर लोगों की जिनके पास पैसा तो है बट टाइम ज़्यादा नहीं है। और इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर यूनिक एक्सपीरियंसेस, तो वो लोग देख रहे हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस को। कैसे? अ फिनोमिनन बीइंग कॉल्ड द इमर्जेंस ऑफ द एक्सपीरियंस इकोनॉमी, एक फिनोमिनन है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसे कहा जाता है इमर्जेंस ऑफ द एक्सपीरियंस इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। फॉर दिस न्यू एंड ग्रोविंग ब्रीड ऑफ टूरिस्ट्स, ये टूरिस्ट लोगों की एक नई और ग्रोविंग ब्रीड है, बिल्कुल न्यू है और ग्रोइंग है, यानी अभी ग्रो हो रही है। द नॉर्थ ईस्ट with its variety and uniqueness holds immense attraction, तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के टूरिस्ट लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्शन है अभी भी। ओके, A study conducted in 2020 by डॉक्टर शेरप, एक 2020 में एक डॉक्टर हैं शेरप भूटिया, इन्होंने स्टडी की है एक, revealed that the foreign tourist arrival in the northeast increased from 37,380 persons in 2005 to 118,552 in 2014। ये इतना इंक्रीज़ हुआ है 2005 से 2014 तक। The overall growth rate of tourists both domestic and foreign, तो जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, जो फॉरेन के हैं, इन टूरिस्ट की जो ग्रोथ हुई है, जो बड़े हैं आंकड़े, इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज एज हाई एज 26.44% ड्यूरिंग 2005-06। 2005-06 में लगभग 26.44%, 26.44% बढ़ा है ये आंकड़ा। A high and positive growth of 12.53% was registered in foreign tourist visits to northeast states of India। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो कितनी ग्रोथ हुई है? 12.53%। ड्यूरिंग
from 2011 से लेकर 2012 तक, which further rose to register, और आगे ये और बढ़ा है, a growth of 27.93% during 2013 from 2012। कितना बढ़ा है? 27.93 हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। Foreign tourist arrivals in the northeast witnessed a growth of 39.77% during 2014 from 2013 according to data provided from the Ministry of Tourism, Government of India। और ये जो आंकड़े हैं Government of India, इनकी Ministry of Tourism इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, दिए हैं। थोड़ा सा बोरिंग पैराग्राफ है, मतलब आंकड़े ज़्यादा है इसके अंदर, एनालिटिकल है। The study recommendations for tourism planners included the need to concentrate on some key areas। जो स्टडी रिकमेंडेशंस है टूरिज्म प्लानर्स के लिए, इसमें क्या कहा गया है? कॉन्सनट्रेट ऑन सम की एरियाज़ लाइक एनहेंसमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज़, के वहाँ पर टूरिस्ट लोगों के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। टूरिज्म फाइनेंसिंग, फोकस ऑन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अदर्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और फॉर्मुलेशन यानी बनाना। स्ट्रेटजी इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ऐसी स्ट्रेटजी होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग होना चाहिए कैसी सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इस तरह की बनाना चाहिए। ओके, फर्स्ट है इन्फर वन रीज़न फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो दिए हुए हैं इनके लिए एक रीज़न बताओ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैरा 1। The rate of tourism in the northeast of India puzzles tourism officials। टूरिज़म वाले जो हैं, इन ऑफिशियल्स को जो रेट है टूरिज़म का नॉर्थ ईस्ट में, ये हैरान कर देता है, पजल्ड हो गए हैं वो लोग। क्यों? These states have a lot of things to offer। कई सारी ऐसी आकर्षक चीज़ें हैं यहाँ पर इन स्टेट्स में, जिन्हें देखने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट्स आ सकते हैं। येट, फिर भी these states have been lesser explored, यहाँ पर ज़्यादा कोई टूरिस्ट जाते नहीं हैं compared to other parts of the country। that's why कंट्री के बाकी जो पार्ट्स हैं उनसे अगर आप लोग कंपेयर करें तो वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, इसलिए इन आंकड़ों की वजह से रेट ऑफ टूरिज़म नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हैरान करने वाला है, पजल करने वाला है। ओके, नंबर सेकंड है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रॉम पैरा 1 वी कैन इन्फर, पैराग्राफ नंबर 1 से हम लोग देख सकते हैं दैट द डैश एंड डैश of the northeastern states aid attracting the money rich and time poor tourists। इन डैश में क्या आएगा? डिस्टिंक्टिवनेस यानी बिल्कुल अलग होना, सेपरेट होना, या आएगा कन्वेंशनैलिटी। कन्वेंशनैलिटी का मतलब होता है जो बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, या आएगा डाइवर्सिटी यानी अलग अलग होना, यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसे होना, और मॉडर्निटी यानी नया होना। अब देखिए यहाँ और यहाँ 1 and 3 आएगा डिस्टिंक्टिवनेस, और डाइवर्सिटी या 2 and 4 आएगा, 2 and 5, 1 and 4। आंसर आएगा 1 and 3। वी कैन इन्फर दैट द डिस्टिंक्टिवनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इस तरह से आंसर बनेगा। थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी। एनोलॉजी किसे कहते हैं आप लोग? कंपैरिजन। यहाँ पर जो कंपैरिजन दिया हुआ है उसे कंप्लीट करो करेक्टली विद अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम पैरा 1। पैराग्राफ नंबर 1 में से आपने कोई वर्ड लेना है या कोई फ्रेज लेना है, और यहाँ पर जो एनोलॉजी दी हुई है, कंपैरिजन दिया हुआ है, इसको पूरा करना है आपने। एरोमा यानी खुशबू, कुकिंग, कुकिंग से आती है, तो पेंटिंग। यहाँ पर क्या आएगा? देखिए क्लू के तौर पे दिया है just like aroma is integral to cooking, similarly dash is or are integral to painting। तो पेंटिंग के लिए यहाँ पर आना चाहिए hues and shades। ओके, 4 है select the correct option to complete the following sentences। यहाँ पर सही ऑप्शन आप लोगों ने पिक करना है। Travelers advocating the experience economy seek a holiday package with dash।
ऐसे ट्रैवलर जो चाहते हैं एक्सपीरियंस इकोनॉमी, वो ढूंढते हैं हॉलीडे पैकेज। ए है ग्रैंड फैसिलिटीज़, एक्सपेंसिव होटल्स एंड एक्सेलेंट सर्विसेज टू पैम्पर देम। काफ़ी सहूलतें मिलना चाहिए उन्हें, बड़े बड़े महंगे होटल्स होने चाहिए, बहुत अच्छी सर्विस होना चाहिए इकोनॉमी के लिए, ठीक है। बी है अ होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट, बजट के अंदर उनके काम हो जाए। दे हैव प्लान्ड फॉर, जिसका उन्होंने प्लान किए हैं। सी है प्लेसेस एंड सिटीज़ टू बाय थिंग्स फ्रॉम एंड अपॉर्चुनिटीज़ स्पेंड मनी। और डी है कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विसेज, कॉस्ट इफ़ेक्टिव कहते हैं बिना ज़्यादा खर्चे के, अफोर्डेबल अकोमोडेशन, उनका रहना भी अच्छे से हो जाए, एंड मैनी डेज ऑफ टूरिंग, और कई दिन घूमना भी हो जाए। हमारा जो आंसर है वो यही आएगा, अ होलसम एक्सपीरियंस विद इन द बजट दे हैव प्लान्ड फॉर, ये वाला, कि यानी काफ़ी उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाए उतने बजट में जितना उन्होंने प्लान कर रखा है। ओके, फिफ्थ है, थोड़ा सा यहाँ पर एक चार्ट दिया है, देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी सिंपल है। सेलेक्ट द चार्ट दैट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट्स। फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट्स को, इनके ट्रेंड को जो बताता है, डायरेक्शन को जो बताता है। ट्रेवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2011 टू 2014 एज पर पैरा 2। पैरा 2 के हिसाब से क्या बताता है कि 2011 से 14 के बीच में थोड़ी देर के लिए गिरावट आई थी, या फिर प्लेन चला था, या फिर अचानक इंक्रीज़ हुआ था, या फिर ग्रोथ होती रही। मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कांस्टेंट ग्रोथ हुई है, कभी उसमें फॉल नहीं आया था। ऐसा नहीं हुआ था कि वो राइज़ हुआ और कांस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं हुआ था कि वो कांस्टेंट चला और अचानक राइज़ हुआ, उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो हम जाते हैं ऑप्शन 2 के साथ, वही ऑप्शन है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। ये देखिए यहाँ पर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है। 12.53, फिर आगे देखते हैं हम लोग 2011 से 2012 में तो 27.93, फिर आगे हम लोग देखते हैं तो 39.77, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला है, ग्रोथ हो रही है कंटिन्यूअस। ओके, 6th है fill in the blank by selecting the correct option. The study of tourist travel statistics, statistics यानी जो आंकड़े हैं टूरिस्ट ट्रैवल्स के, उसके हिसाब से, सॉरी उसकी जो स्टडी है, इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 टू 2014 शोड रिजल्ट्स। कैसे रिजल्ट देखने मिले 2005 से 14 तक, एक्सपेक्टेड जिनकी उम्मीद थी, एनकरेजिंग काफ़ी ये इनकरेजिंग थे, इनकन्सिस्टेंट यानी कोई एक जैसे रिजल्ट नहीं थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी उसमें, क्वेश्चनेबल जिन पर आप शक कर सकते हैं। आंसर आएगा एनकरेजिंग यानी अच्छी ग्रोथ हुई है, ठीक है, ये दिलासा देने वाली बात है। 6th हुआ है हमारा। 7th देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है सब्सटीट्यूट द वर्ड विटनेस्ड। विटनेस्ड के लिए क्या वर्ड दे सकते हैं आप? विथ वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैरा 2। सब्सटीट्यूट एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो काफ़ी बड़ी लाइन की जगह पर आप लोग रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ अ बिल्डिंग वेयर स्टूडेंट्स गो एंड लर्न, देयर आर क्लासेस, देयर आर टीचर्स, देयर आर बुक्स, तो आप कहेंगे बस भैया ये है स्कूल, तो मैंने जो कुछ भी बोला उसका सब्सटीट्यूट है स्कूल। तो यहाँ पर आपको एक सब्सटीट्यूट वर्ड देना है विटनेस्ड का। विटनेस किया यानी देखा। पैराग्राफ नंबर 2 में देखा के लिए क्या आया था, यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए, फॉरेन टूरिस्ट्स अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ। आंसर में आप लोग इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ऑब्जर्व्ड लिखे तो भी चलेगा, रिकॉर्डेड लिखे भी तो चलेगा, शोड लिखे तो भी चलेगा, और डिस्प्लेड लिखे तो भी चलेगा। इन सारों का मतलब होता है विटनेस्ड यानी देखा। नंबर 8 है लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज़ एज रेफर्ड टू इन पैरा 3। पैराग्राफ नंबर 3 में टूरिस्ट फैसिलिटीज़ को लेकर क्या चीज़ें बताई हुई हैं, क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? आप कह सकते हैं एकोमोडेशन को लेकर कि होटल्स, हॉस्टल्स, कैंप्स होने चाहिए। आप रिक्रिएशन को लेकर कह सकते हैं कि पार्क्स होने चाहिए, गार्डन्स होने चाहिए, म्यूज़ियम्स होने चाहिए, पार्किंग के लिए अलग अलग जो है तो एरियाज़ होने चाहिए। ओके, ये देखिए यहाँ पर इस सेक्शन में ये सब बताया गया था।
9 है लिस्ट वन रीज़न वाई द रिसर्चर्स रिकमेंड। कोई एक रीज़न बताइए आप लोग कि रिसर्चर लोग कहते हैं that the formulation of a tourism strategy in the northeastern states of India be sustainable, के बनाना चाहिए टूरिज़म स्ट्रैटेजी यानी टूरिज़म की प्लानिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैसी, सस्टेनेबल यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। लिस्ट वन रीज़न, तो हम दो रीज़न बताते हैं यहाँ पर। टू क्रिएट सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द लोकल कम्युनिटी, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए सोशल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हों। टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स काउज्ड ऑन द डेस्टिनेशंस, और जो वहाँ की डेस्टिनेशन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए हम लोगों को बनानी चाहिए सस्टेनेबल यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज़म स्ट्रैटेजी। 10th है select the option that titles paragraphs 1 to 3 appropriately with reference to information in the text। ऐसी ऑप्शन बताइए आप A, B, C और D में से जो 1 से 3 पैराग्राफ को सही तरीके से दर्शाती है। फुल स्पीड अहेड, अप्स एंड डाउन्स, काउज फॉर कंसर्न, विंड्स ऑफ चेंज, numbers don't lie, time for action, inspecting trends, statistically speaking, let's investigate, और लास्ट है काउज एंड इफेक्ट बताती है, डायनामिक डेटा और डिपेंडेबल फैक्ट्स। आंसर आएगा बी, विंड्स ऑफ चेंज। थोड़ा सा वहाँ पर चेंज देखने मिल रहा है हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर। नंबर्स डोंट लाई, वहाँ के नंबर्स हमें बता रहे हैं किस तरह का चेंज है। एंड टाइम फॉर एक्शन, ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग और वहाँ पर एक्शन लें और इम्प्रूवमेंट करें। यहाँ पर 10th भी आपका हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी जो कि है ग्रामर के लिए। यहाँ पर आप लोगों को 10 क्वेश्चंस हैं, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। ओके, इंस्ट्रक्शन है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर स्पेशल बात यह है, ख़ास बात यह है कि आप लोगों को कोई 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 12 दिए गए हैं। तो जिन 10 क्वेश्चंस का आप लोगों को सब में ज़्यादा श्योर हो, कॉन्फिडेंस हो, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है आपको और इसको फिल इन द ब्लैंक से इन 4 में से कौन सा वाला आएगा ये आप लोगों को रखना है। यहाँ पर द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट, किसी एक्टिविस्ट के द्वारा क्लाइमेट कंट्रोल पर जो कमेंट है ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे, तो कल सोशल मीडिया पर वो कमेंट ब्लो अप आता है, ये तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर येस्टरडे की बात हो रही है ना, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो येस्टरडे आता है, ये कुछ जमेगा नहीं। ब्लू अप ये होना चाहिए। इज़ ब्लोन ये तो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में नहीं बैठेगा। और विल बी ब्लोन ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि येस्टरडे और विल बी ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। हम लोग जाते हैं बी के साथ, ब्लू अप। ओके, ये रहा आंसर ठीक आप लोगों के सामने, बी ब्लू अप। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। सेकंड है रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट। एक डॉक्टर और उनके पेशेंट, इनके बीच में जो बातचीत हुई है उसे पढ़ो। कंप्लीट इन द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। और यहाँ पर पेशेंट का जो रिप्लाई है वो किस तरह का होगा ये बताना है आप लोगों ने। डॉक्टर सेड डू यू फील डाउन। फील डाउन यानी ख़राब लगना, क्या तुम्हें ख़राब लगता है? फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार। मिस्टर गोपालन, पेशेंट सेड येस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। पेशेंट कहा हाँ मैं अच्छे मूड में नहीं रहता हूँ। ठीक है। द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट। तो डॉक्टर ने कोशिश करते हुए फिगर आउट यानी पहचानना हिज पेशेंट्स एलिमेंट, पेशेंट की बीमारी। आस्क्ड अबाउट हिज वेल बीइंग, पूछा अपने पेशेंट की तबीयत के बारे में। टू विच द पेशेंट अफर्म्ड, जिस पर के पेशेंट ने बताया। क्या बताया पेशेंट ने?
आप लोग देख सकते हैं दैट ही डज़ नॉट स्टे इन अ गुड मूड, कि वो अच्छे मूड में नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डज लिखा है क्योंकि ये एक फैक्ट है, ओके, इसलिए हम लोगों ने इनडायरेक्ट करते हुए भी इसे चेंज नहीं किया है। ही डिड नॉट स्टे नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये एक फैक्ट है, ऐसा होता है। क्लियर। थर्ड है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। एक हेल्थ मैगजीन में कोई स्टेटमेंट आया है, ओके, वहाँ पर जो वर्ड मिसिंग है वो आप लोगों को रखना है। द एडवर्टाइजमेंट रेड, यानी एडवर्टाइजमेंट में लिखा था, हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ लिखा था, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं रेड। इफ़ यू स्मोक, अगर आप स्मोकिंग करते हो, स्टैटिस्टिकली यानी आंकड़ों के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड, तो आपकी कहानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, यानी आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा कितनी जल्दी, 15% बिफोर इट शुड, जब ख़त्म होना चाहिए आपकी लाइफ उससे 15% पहले ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। अब देखिए इसके लिए आपको ग्रामर का एक छोटा सा रूल पता होना ज़रूरी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम लोग इफ़ के साथ बात करते हैं तो पहला वाला जो सेंटेंस होगा या पहला वाला फ्रेज़ जो होगा तो वो कैसे होगा, वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, और अगले वाला जाएगा सिंपल फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ाई करते हो, आगे आएगा यू विल पास। इफ़ यू गो टू द जिम, अगर आप जिम जाते हो, यू विल बी स्ट्रॉन्गर, तो तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो फॉर्मूला क्या है सिंपल सा, कि अगर पहले वाला फ्रेज़ आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इफ़ के साथ, तो अगले वाला सिंपल फ्यूचर में आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे विल आना चाहिए। तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, इफ़ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी विल एंड 15% बिफोर इट शुड। ओके, देखिए आंसर में यहाँ पर लिखा है सी विल। अगले वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नंबर 4, select the option that identifies the error and supply the correction for the following line from a news report। किसी न्यूज़ रिपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई थी, ओके, बट उस लाइन में कहीं ना कहीं एक गलती है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस गलती को पहचानना है और उसको करेक्ट करके लिखना है। अब यहाँ पर लाइन है लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते, अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन, एक बच्चे को प्लेन में नहीं बैठने दिया गया, ठीक है, एट रांची एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट पर। अब देखिए यहाँ पर अ चाइल्ड है यानी किसी एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो जो प्लेन है वो भी कोई एक होगा, है ना, अ प्लेन। अगर कोई ख़ास बच्चा होता, कोई ख़ास प्लेन होता, तब यहाँ पर, या अगर उसका ऑलरेडी एक बार जिक्र किया हुआ होता, उसे मेंशन किया गया होता, तब हम द लगा सकते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लेन के साथ में ए जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं कि भाई सी वाला जो है वो सही है, यहाँ पर सेंटेंस में द नहीं होना चाहिए, अ होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो सही दिख रहा है, जैसे चाइल्ड और चिल्ड्रन, ये गलती नहीं है, अ है तो उसके साथ तो चाइल्ड जाएगा, यानी ये एरर नहीं है। लास्ट की जगह प्रीवियस आना चाहिए क्या, लास्ट वीक, प्रीवियस वीक नहीं, लास्ट भी सही है। और डी है एट और इन, एट रांची एयरपोर्ट ये भी सही है, यानी कि चाइल्ड, लास्ट और एट सब सही है। सी वाला जो है यहाँ पर द नहीं होना चाहिए, इसकी जगह अ होना चाहिए। आंसर देखते हैं हम लोग, ये देखिए सी वाला है, द की जगह अ होना चाहिए। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। फोर्थ हुआ है हमारा, फिफ्थ देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर फिफ्थ है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव, नैरेटिव यानी बात कोई, इस बात को कंप्लीट कीजिए बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, कि जब मैं डॉक पर खड़ा था, ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक। डॉक कहते हैं एक ऐसी जगह पर, ऐसी जगह को जहाँ पर शिप्स आती और जाती हैं, वहाँ पर शिप्स अनलोड होती हैं। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग डॉक कह सकते हैं, जहाँ पर या तो पैसेंजर्स शिप में बैठते हैं या वो उतरते हैं या उनका सामान अनलोड होता है। ओके, तो मैं खड़ा हुआ था डॉक पर, लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, और मैं उस झील की तरफ देख रहा था एक आखिरी बार। अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, तो एक एम्प्टीनेस की फीलिंग मेरे अंदर, डैश
ओवर मी लाइक डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरे जैसे मेरे अंदर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग। विल वॉश आएगी, ये तो नहीं जम रहा है क्योंकि आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ था, तो फीलिंग आएगी ये नहीं जाएगा। हैड वॉश्ड आ चुकी थी, आ गई थी, या विल हैव वॉश्ड आ चुकी होगी, ठीक है, या वॉश्ड आई। तो ये देखिए यहाँ पर आना चाहिए वॉश्ड, डी वॉश्ड आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पर भी आप लोगों को ग्रामर का एक सिंपल सा रूल पता होना चाहिए। अचानक नहीं कह रहा हूँ मैं, अचानक नहीं कह सकते आप कि यहाँ पर वॉश्ड आएगा। जब कोई काम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, ठीक है, लंबे टाइम तक के लिए हो और बीच में थोड़ी देर के लिए कोई एक काम हो, तो उसे आप सिंपल पास्ट में रखते हैं। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ था, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे से खड़ा हुआ था, और वो फीलिंग क्या हुई? आई, थोड़ी देर के लिए आई, बराबर है। यानी खड़े रहने का जो काम था वो ज़्यादा टाइम के लिए हुआ है। एक दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, कॉमा द फोन रैंग, तो फ़ोन बजा। अब जो सोने का काम था ये ज़्यादा टाइम के लिए हुआ है, लेकिन फ़ोन बजने का काम थोड़ी देर के लिए हुआ है। या आई वॉज वॉचिंग अ मूवी देन द डोर बेल रैंग, मैं एक मूवी देख रहा था, समझो 1.5 घंटे का काम था, और तब वो बेल बजी, तो बेल कुछ 1-2 सेकंड के लिए बजी होगी, बराबर है। तो अगर फर्स्ट वाला जो फ्रेज़ है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो सेकंड वाला सिंपल पास्ट में होना चाहिए। हम लोग देखते हैं, ये रहा आप लोगों का आंसर, वॉश्ड। क्लियर? 6th वाला देखते हैं हम लोग। Fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter. एक लेटर का कुछ पार्ट यहाँ पर आपको दिया है, fill in the blanks करना है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट है। Dear sir, this is to respectfully submit that I dash seek approval for organizing a tree plantation drive to be undertaken by the club. यहाँ पर सीक का कौन सा फॉर्म आएगा? सीक का कौन सा यहाँ पर फॉर्म आएगा? थोड़ा सा सोच कर देखिए आप लोग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जनरली नहीं लिखे जाते, जैसे लाइकिंग, आई एम लाइकिंग यू, इससे बेटर यह है आई लाइक यू, ठीक है। आई एम लविंग फ्लावर्स के बजाय आई लव फ्लावर्स, इस तरह से। तो यहाँ पर सीक ज़्यादा मतलब बेटर रहेगा। 7th है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। एक ग्रैंडपा हैं और एक उनका जो ग्रैंडसन है, उनके बीच में कुछ बातचीत हो रही है। ग्रैंडसन सेड, ग्रैंडपा, हु आर योर सुपर हीरोज? ग्रैंडपा सेड, एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। अब यहाँ पर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज़, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये जो ऊपर जो पोर्शन दिया है यहाँ पर, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज़, ग्रैंडफादर सेज दैट, ग्रैंडपा कहते हैं कि। अब यहाँ पर अगले वाला जो आंसर होगा हमारा, आप लोग देख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जो पिछली हमारी एग्जाम्पल गई सेम वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट बताया हुआ है, ठीक है। और फैक्ट अगर रहा तो उसका आप इनडायरेक्ट करें तब भी उसका जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हु शोज़ काइंडनेस डायरेक्ट स्पीच, हु शोज़ काइंडनेस इनडायरेक्ट स्पीच। सीधे सीधे मतलब ये कि जिन स्टेटमेंट्स में कोई फैक्ट बताया जाए उन स्टेटमेंट्स की इनडायरेक्ट करते हुए भी आप लोगों ने टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। इट इज़ एनीवन हु शोज़ काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। यहाँ पर आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया है, ये वाला, इसे पढ़ना है, एरर यहाँ पर लिखना है, करेक्शन यहाँ पर लिखना है। इन ऑर्डर टू, यानी ये काम करने के लिए, बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स। 2 टीम्स हैं, एक का नाम है द ईगल्स, एक का नाम है द हॉक्स। इनके सेंटिमेंट्स को यानी फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड अ रीमैच बिटवीन द टीम्स।
तो स्टूडेंट काउंसिल ने कहा कि भैया दोनों टीम्स के बीच में हम लोग सीधे सीधे एक रीमैच करवाते हैं, फिर से एक मैच करवाते हैं। गलती क्या है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू, इसके बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन ऑर्डर टू गो, इन ऑर्डर टू राइट, इन ऑर्डर टू से, इस तरह से यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं आएगा। आंसर देखते हैं हम लोग। ये देखिए एरर में हम लोग लिख सकते हैं बैलेंसिंग और करेक्शन में लिख सकते हैं बैलेंस। ठीक है, 8th हो गया। 9th देखते हैं हम लोग। सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट सी। सुनील ने तारिक को एक हॉलीडे के बारे में बताया। ओके, रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन। तारिक का क्वेश्चन क्या है उसे बताओ। डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाय सी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तारिक आस्क्ड सुनील इफ ही हैड एंजॉयड ट्रेवलिंग बाय सी। डिड यू एंजॉय, ये एक क्वेश्चन है, तो जब भी आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में लिखते हो तो क्वेश्चन नहीं रहता, वो एडजेक्टिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, whenever you convert a given direct speech sentence into an indirect one, the question gets converted into a statement. Okay, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब इसमें did आया है, उसमें did की जगह पर हम लोग if ये वाला सेंटेंस वर्ड रखेंगे, और एक और चीज़ करना है, यहाँ पर you का जो है वो ही हो जाएगा। ठीक है, और जुमले का स्ट्रक्चर चेंज होता है। 9th हो गया। 10 देखते हैं हम लोग। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the slogan. एक स्लोगन दिया है, by Ministry of Child Welfare, we afford to neglect children. Think twice. Think twice, 2 मरतबा सोचो। क्या आएगा? Will we afford to neglect children? May we afford? Need we afford? Can we afford? Can होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कैन की है, कैन जाना चाहिए। ये देखिए कैन आया है, क्योंकि क्वेश्चन में फोर्स देकर पूछा गया है, क्या हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी हम लोग रिस्क ले सकते हैं, इतनी बड़ी डेयरिंग कर सकते हैं हम? नहीं। कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन? थिंक ट्वाइस, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 11th है, select the correct option to complete the narration of the dialogue between Lata and her father. Father said, why ask so many questions, Lata? Lata said, I believe that if you don't know the answer, keep asking till you do. अब इसको सीधे सीधे आप लोगों ने indirect करना है। ठीक है, Father asked Lata the reason for the many questions she was asking. Lata exclaimed good-humoredly that in event of not knowing the answer, one should keep asking till one does. ये वाला आएगा, ये वाला आना चाहिए। Kept asking, ये तो नहीं जम रहा है। Keep asking till one do, one के साथ तो does आना चाहिए, यहाँ पर one do लिखा हुआ है तो C भी नहीं जाएगा। Kept on to ask till one do, ये भी नहीं आएगा। देखिए सिंपली अगर आप लोग यहाँ नोट करते हैं तो वन डज इस तरह से नहीं लिखा है तो 2 तो यहीं पर कैंसिल होते हैं, ये भी नहीं आएगा, ए के साथ जाते हैं हम लोग। तो आंसर है कीप आस्किंग टिल वन डज। जब तक आपको मालूम नहीं हो जाता आंसर, आपको पूछते रहना चाहिए इस तरह से। 11th हो गया। 12th देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 12वां, ठीक है, इसे हम लोग 12th नहीं कहते हैं, 12th कहना है, 12th। आप लोग स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं प्योर इंग्लिश की, यहाँ पर 12th ये सही है, ऐसे लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग। एक दुकान पर होर्डिंग लगी है, बोर्ड लगा है, उसमें गलती है। एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। गुमनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिंदापुर, झारखंड। मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन। सारे सीनियर सिटीजन के लिए मैसिव डिस्काउंट है। वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। जिन लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज ले रखा है उनके लिए डिस्काउंट है। अब यहाँ पर आपको बताना है एरर क्या है और करेक्शन क्या है। देखिए आंसर में ऐसे लिखा है ऑल, इसकी जगह पर ईच आना चाहिए। फॉर ईच सीनियर सिटीजन, हर सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑल के साथ सिटीजन्स होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर सिटीजन है तो आप ऑल की जगह पर ईच रख सकते हैं। ऐसे जो मॉडल
आंसर बताया है, जो मार्किंग स्कीम बताई है NCERT ने अपनी वेबसाइट पर उनके हिसाब से। लेकिन मुझे एक और चीज़ लगती है, अगर ये स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे ही रखें और सिटीज़न की जगह सिटीजन्स लिखें तब भी शायद सही हो जाएगा। ये देखिए, मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स, है ना। लेकिन NCERT ने जो आंसर बताया है वो ये वाला है कि आपने ऑल की जगह ईच करना है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या हम लोग ऑल की जगह ईच कर सकते हैं तो भी सही होगा, या सीनियर सिटीज़न की जगह सिटीजन्स करते हैं सीनियर सिटीजन्स तो भी सही होगा। ओके, सेक्शन बी पर आते हैं हम लोग। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, एनी वन, कोई एक लेटर लिखना है आप लोगों ने। जैसे नंबर 1 पर ये है, ये वाला लेटर लिखना है आपने, OR और। नंबर 2 पर ये है, तो हम लोग पहले वाले लेटर के साथ जाते हैं। ये वाला क्या है, यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर। इमेजिन करो कि आप सुनिधि प्रकाश हैं। You have recently noticed several posters around your school premises conveying a hazardous message. आपने अभी नोटिस किया है कि आपके स्कूल के कैंपस के आसपास कुछ ऐसे पोस्टर्स लगे हैं जिस पे हैज़र्डस मैसेजेस हैं। हैज़र्डस यानी काफ़ी ख़तरनाक, काफ़ी भयानक मैसेजेस हैं। जैसे लूज़ वेट इन जस्ट अ मंथ, 1 महीने में वेट लॉस कीजिए। A wonder diet comes to your rescue, एक जादुई डाइट आ चुकी है आपको बचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए। A privilege available for only few, और ये जो प्रिविलेज है ये कितने लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए है। ये जादुई डाइट कितने लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। आपने अपने स्कूल की कंपाउंड वॉल पर या आसपास में इस तरह की ऐड पढ़े। ओके, आप सुनिधि प्रकाश हैं। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द DWA इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म काउज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग। तो आप लोग एक लेटर लिखो और उसमें बताओ कि भैया इस तरह की जो ऐड होती हैं वो काफ़ी नुकसानदेह होती हैं, इनमें हकीकत कुछ नहीं होती, उल्टा फ़ायदा तो है नहीं, उल्टा इसमें नुकसान हो जाता है। ओके, प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ इन स्कूल्स एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस। और आप अपनी तरफ से ये सजेशन दो कि भाई स्कूल्स में होलसम लंच मंथ होना चाहिए, यानी ऐसी डाइट जिसमें आप लोगों को बैलेंस्ड डाइट जिसे कहेंगे, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सब कुछ मिल जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। Mention the advantages and share suggestions to foster healthy eating routine and develop positive body image among youngsters। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बताना है, मेंशन यानी बताना है फ़ायदे, काय के फ़ायदे, और कुछ सजेशंस देने हैं आपने, ताकि हेल्थी ईटिंग रूटीन बच्चों के अंदर रहे, बच्चों को पता चले कि सही खाना किस तरह का होता है और क्या खाना हमने खाना चाहिए। यहाँ पर CBSE के अनुसार फॉर्मेट के लिए 1 मार्क मिलेगा आपको लेटर राइटिंग की, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स, आइडियाज़ के लिए 1 मार्क और एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क। ठीक है, कंटेंट सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। आंसर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सारी की सारी जो आप लोगों की डिटेल्स रहेगी वो लेफ़्ट साइड में आएगी, लेफ़्ट मार्जिन में आएगी, कोई भी पोर्शन आपका राइट में नहीं जाएगा। एक टाइम था, पास्ट में एक टाइम था जब आप लोग ये वाला पोर्शन जो है यूअर्स ट्रूली वो इस साइड में लिखते थे, यहाँ पर जो नेम है वो इस साइड में लिखते थे यहाँ पर, या फिर जो सेंडर्स एड्रेस है हो सकता था कि वो यहाँ पर आता हो, बट अब ऐसे नहीं है, आपको सारी चीज़ें लेफ़्ट मार्जिन में लिखना है। इसे ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग कहते हैं। ठीक है, किस तरह का लेटर है ये, क्या ख़ास बात है इसमें, किस तरह से लिखना है, अभी 2 मिनट में मैं समझा देता हूँ। ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर, सेंडर्स एड्रेस कहते हैं इसे, और ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जाएगा, सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड में आएगी। यहाँ पर हम लोगों ने नाम नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि नाम हमारा लास्ट में आएगा, सुनिधि प्रकाश। उसके बाद डेट लिखना है आपको, डेट के बाद किसे लिख रहे हैं हम लोग, द एडिटर द DWA K21 अंजानपुरा कानपुर। ओके, सब्जेक्ट में आप लोगों ने बताना है 6-7 वर्ड्स के अंदर अंदर कि नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्थी ईटिंग रूटीन्स। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं होता है, ये बस एक फ्रेज़ होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को आप लोग कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। डियर मैडम, सैल्यूटेशन हो गया आपका, सेंडर्स एड्रेस हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी आएगी। ठीक है, इसी के लिए आपको 2 मार्क्स है यहाँ पर। दिस इज़ विथ रेफरेंस टू पोस्टर्स बियरिंग द मैसेज ऑफ
crash diet being posted around our school premises. ये लेटर इस बारे में है कि जो क्रैश डाइट के पोस्टर्स हमारे स्कूल बिल्डिंग के प्रेमाइसेस में लग रहे हैं. Such posters impact the youngsters negatively and can be hazardous for their self-esteem. इस तरह के पोस्टर्स डेंजरस हैं और बच्चों की जो एस्टीम है यानी रिस्पेक्ट है उसके लिए इससे नुकसान हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ हुआ. आपकी जो कंटेंट है कोशिश करना कि आप उसे 3 पैराग्राफ्स में लिख सको. पहले वाला जो होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है. क्या होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यानी कि यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देते हैं. दूसरे वाला इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ होता है, यहाँ पर आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं. और लास्ट वाला कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, यहाँ पर आप लेटर को एंड करते हैं. ठीक है, I would like to propose the idea of implementing wholesome lunch month for all school students. तो मेरी ये राय है, मेरी ये ओपिनियन है कि हम लोग स्कूल में wholesome lunch month रखते हैं for all school students to counter the implications of such misleading advertisements. ताकि ये जो गुमराह करने वाले, ये जो गलत एडवर्टाइजमेंट हैं, इनसे बच्चे क्या कर सके, बच सके. टू काउंटर यानी इसका तोड़ हो ये. ओके, दिस इनिशिएटिव इज़ श्योर टू एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स. और हम अगर ये कदम उठाते हैं तो इससे क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स जो है उन्हें हिम्मत मिलेगी टू ब्रिंग न्यूट्रिशियस एंड हेल्थी लंच डेली एंड डेवलप हेल्थी ईटिंग रूटीन्स. एक तो हेल्थी ईटिंग रूटीन बच्चों के अंदर डेवलप होगा और वो न्यूट्रिशियस और अच्छा खाना शुरू करेंगे. टू एंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट गेन्स स्ट्रेंथ, और ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, स्कूल्स में ऑर्गेनाइज पपेट शोज, स्ट्रीट प्लेज, टेड टॉक्स बाय न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट्स. स्कूल वाले कुछ प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं जैसे कि पपेट शो हैं, स्ट्रीट प्ले हैं, या हमारे स्कूल में कोई एक्सपर्ट लोग आके बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह, एनकम्पासिंग द थीम, और इस टॉपिक पर वो बात कर सकते हैं. टू फोस्टर हेल्थी ईटिंग रूटीन्स एंड अ पॉजिटिव बॉडी इमेज, और जो बॉडी इमेज है उसके ताल्लुक से कुछ पॉजिटिव आइडिया बच्चों में आएगा. ठीक है, I hope that the publishing of my letter in the columns of your renowned daily, तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि अगर ये मेरा लेटर आप लोग आपके फेमस जो डेली है उसमें पब्लिश करते हैं, हेल्प्स तो मदद मिलेगी, स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रमोट्स अ हेल्थी लाइफ स्टाइल अमंग स्टूडेंट्स, और बच्चों में एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है तो आएगा. क्लियर, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं आप लोग, और नीचे नाम लिखना है क्योंकि ऊपर सेंडर्स एड्रेस में हमने नाम नहीं लिखा था तो वो यहाँ पर आ जाएगा. वाइस कैप्टन, ये जो पूरा का पूरा लेटर है इसकी जो डिटेल्स हैं जैसे कि सेंडर्स एड्रेस है या कंटेंट है या फिर यहाँ पर सेंडर का नाम है, ये हमको क्वेश्चन से मिली थी. ये रहा हमारा क्वेश्चन. तो आप लोगों ने क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. हो सकता है कि लेटर लिखते टाइम भी बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़े डिटेल्स लेने के लिए. क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग. यहाँ पर 2 है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम अ गिवन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो. तो यहाँ पर ए दिया है, या तो ये वाला करना है, या आप लोगों को बी दिया है, ये वाला करना है. तो हम लोग ए के साथ जाते हैं. ये वाला ए है. Gurmeet Kaur is an aspiring candidate for a public funded engineering college in the suburbs. Suburbs कहते हैं ऐसे एरिया को जो थोड़ा सा सिटी के बाहर हो. ठीक है, गुरमीत कौर ये एक स्टूडेंट है और पब्लिक फंडेड एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से उसे पढ़ाई करनी है. ठीक है, एक स्टूडेंट से गुरमीत कौर, उसे एक पब्लिक फंडेड कॉलेज से पढ़ाई करनी है. शी बिलोंग्स टू अ नियर बाई विलेज, वो एक गांव से है. हैज़ मिनिमल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर, उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है उसको. हैज़ द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज़ लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शल स्कॉलरशिप, और उसे स्कॉलरशिप भी चाहिए. ठीक है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. तो आप लोगों को क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है आप लोगों को 100 से 120 वर्ड्स के आसपास. एनालाइजिंग हर स्वॉट नोट्स. स्वॉट का मीनिंग होगा S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स. टू सपोर्ट योर स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन द कॉलेज. पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है और उस लड़की को, गुरमीत कौर को, ये बताना है कि तुम वहाँ पर एडमिशन लो तो ये फ़ायदा है, या एडमिशन मत लो क्योंकि वहाँ पर ये नुकसान है. ठीक है, आपके ऊपर है.
वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन। तो हम लोग ऐसे पैराग्राफ लिखते हैं कि ठीक है, शी शुड ज्वाइन। क्लियर? क्वेश्चन का पार्ट है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। ये पॉइंट्स डालकर आप लोग अपने लेटर को अपने पैराग्राफ को जो है तो बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कंटेंट पर। 2 मार्क कंटेंट के हैं। आइडियाज़ जो आप सजेस्ट करेंगे उसके लिए 2 मार्क्स हैं, और एक्यूरेसी कितना आप सही लिख पाते हैं उसके लिए 1 मार्क है। ये देखिए, इस तरह का आंसर सरासरी होना चाहिए। इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन, हम लोग फेवर में बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम वहाँ पर एडमिशन ले लो, बढ़िया कॉलेज है। द गिवन इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेट्स, दी गई इंफॉर्मेशन बताती है द ऑप्शंस गुरमीत वुड वेई इन ऑर्डर टू टेक द राइट डिसीजन, कि गुरमीत ये अगर सही फैसला लेना है, सही डिसीजन लेना है तो अबाउट हर एडमिशन इन अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके काम आ सकती है। ठीक है, विथ अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी एंड वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा करिकुलम है, अच्छी फैकल्टी है और एक्टिविटी क्लब्स हैं। शी विल बी अश्योर्ड ऑफ एन एनरिचिंग एजुकेशनल जर्नी, तो उसकी जो एजुकेशन होगी, ये जो जर्नी होगी उसकी, तो वो कैसी रहेगी? एनरिचिंग रहेगी, यानी बहुत ही बढ़िया रहेगी। ये पॉइंट्स कहाँ से मिले हैं आप लोगों को कि करिकुलम अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, एक्टिविटी क्लब है? क्वेश्चन में दिए गए थे। ये देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, तो हम लोग पॉजिटिव बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेंशन किया हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी और क्लब्स, ये सारा बताएं हम लोगों ने। यानी ये जो दिए गए पॉइंट्स है, आप लोगों ने पैराग्राफ लिखने के पहले इनको पढ़ना है और बाद में पैराग्राफ को डेवलप करना है। ओके, Though hostel facility is unavailable, she may take up accommodation in the suburbs or choose to travel daily from her village. अगर रहने की फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पर या तो वो ट्रैवल कर सकती है डेली, या फिर सबर्ब्स का जो एरिया है पास में, वहाँ पर वो रह सकती है। गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, पार्टनरशिप विथ प्रोफेशनल companies and international students exchange program will enhance her professional and interpersonal skills. वहाँ पर कई सारी ऑप्शंस है उसके पास में, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है और प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं। इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा, अच्छा एजुकेशन उसे मिलेगा। हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग could help गुरमीत थ्राइव इन द कॉलेज। गुरमीत को हेल्प मिलेगी कॉलेज में ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, प्रूडेंट यानी वाइज, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग यानी अच्छा डिसीजन लेने में। इवन दो इट हैज़ अ रिजिड एंड कन्वेंशनल कल्चर, कॉलेज में जो काफ़ी सख्त और काफ़ी जो पुराने ज़माने से चले आ रहा है उस टाइप का कल्चर है, बट फिर भी वो इसे कवर कर सकती है। द स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ वर्क इन फेवर ऑफ गुरमीत। Taking this opportunity will allow her to mend the incorrect public perception towards public funded colleges. अगर इस मौके का वो फ़ायदा उठाती है गुरमीत, तो लोगों की जो सोच है पब्लिक फंडेड कॉलेजेस के बारे में, तो वो भी थोड़ी चेंज होगी। एंड स्टूडेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, और इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, इस तरह का पैरा आप लोग लिख सकते हैं। फिर याद रखें, आप लोगों ने जो हेल्प ली है वो कहाँ से ली है? क्वेश्चन से ली है। ठीक है, और उसी को डेवलप करके आप लोगों ने लिखा है। सेक्शन सी है लिटरेचर, 40 मार्क्स के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी अपने आंसर्स लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, RTC भी कहते हैं इसे, 10 मार्क्स के लिए है। 1 है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन। एक्सट्रैक्ट कहते हैं कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन। ये वाला पूरा लेसन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पोर्शन है किसी लेसन का, किसी आर्टिकल का, किसी कहानी का, उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कहेंगे। तो कोई एक करना है, एनीवन, यही वाला करते हैं हम लोग। हे अ टी गार्डन, रजवीर क्राइड एक्साइटेडली। रजवीर ने कहा कि अरे एक टी गार्डन है सामने। प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप
on a plantation didn't share Rajveer's excitement. तो प्रंजोल जो कि पैदा हुआ था, जो कि बड़ा था एक प्लांटेशन पर। प्लांटेशन किसे कहते हैं आप लोग? जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बागात हों। ओके, तो प्रंजोल को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ। ऑफ दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कॉन्सेंट्रेशन यानी ग्रुप, आसाम के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांटेशंस का। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। यहाँ पर तुम इतने गार्डन देखोगे कि मतलब पूरी ज़िंदगी भर तुम यहाँ घूम सकते हो, ठीक है। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. किसे भी नहीं पता है कि टी एक्चुअली किस तरह से डिस्कवर हुई थी, बस कहानियाँ हैं। लेजेंड्स यानी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो पैरा को पढ़ना है और आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, Why was Pranjol not as excited as Rajveer about the tea gardens? प्रंजोल ज़्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं था, रजवीर जितना एक्साइटेड क्यों नहीं था टी गार्डन्स को देखकर? इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी जो बर्थ हुई थी, उसको जो बड़ा हुआ था वो उसी एरिया में हुआ था, उस तरह की चीज़ें देखकर। He disliked looking at tea gardens, ये तो नहीं आएगा। He had worked in tea gardens himself, ये भी नहीं आएगा। He had grown up in and around tea gardens, ये वाला होना चाहिए। He was bored with tea gardens। C के साथ जाते हैं हम लोग और देखते हैं आंसर क्या है। C है He had grown up in and around tea gardens. Second है, what does Pranjol mean by saying that Assam has the largest concentration of plantations in the world? प्रंजोल का क्या मतलब था जब उसने कहा कि आसाम में सबसे ज़्यादा प्लांटेशंस हैं पूरी दुनिया के? That Assam has the highest cultivation of tea, ये मतलब था उसका कि आसाम में टी जो होती है सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होती है। थर्ड है, fill in the blank with one word only. Pranjol's dash comes through clearly when he exclaims, You will see enough gardens to last you a lifetime. डैश में क्या आना चाहिए? यहाँ आगा irritation। क्या आना चाहिए? irritation. Pranjol's irritation comes through clearly when he exclaims, यानी प्रंजोल थोड़ा सा irritate हुआ था। ओके। फोर्थ है, How according to Rajveer does the world know about the discovery of tea? रजवीर के हिसाब से दुनिया को टी की डिस्कवरी कैसे पता चली? हिस्टोरिकल प्लेसेस से? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिशनल टेल्स से? ऑथेंटिक एनेक्डोट से? एनेक्डोट कहते हैं बात को। एनेक्डोट का क्या मीनिंग होगा? कोई कहानी, कोई बात। और पॉपुलर पब्लिकेशंस, ये तो आएगा नहीं। आंसर आना चाहिए ट्रेडिशनल टेल्स। उसने कहा था ना लेजेंड्स, है ना, लेजेंड्स यानी कहानियाँ, तो ट्रेडिशनल टेल्स ये ज़्यादा मैच होता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज्ड इन लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट की लाइन 1 में जो लिखा था क्राइड, ठीक है, उसका मतलब क्या था? सही में उसने रोया था या सही में नहीं रोया था, सिर्फ वो एक्साइटेड हुआ था? Jasprit cried a lot in spite of winning second place in a competition. एक कंपटीशन में जसप्रीत को सेकंड जो प्लेस मिली तो उसने खूब रोया। ये रोना वैसा है जैसे पैसेज में बताया गया था? नहीं नहीं, वो तो क्राइड जो लिखा था तो वो कैसे लिखा था? एक्साइटेड हुआ था वो, है ना। ये देखिए, हे अ टी गार्डन, रजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो ये आंसुओं से नहीं रोया था उसने, यहाँ पर क्राइड का मतलब होगा कि उसने चिल्लाया था एक्साइटेड होकर। ओके। जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन ही सॉ अ व्हाइट टाइगर इन द सैंक्चुअरी। ये आना चाहिए कि जसप्रीत ने जैसे ही एक व्हाइट टाइगर को देखा क्राइड आउट। बी सी है, जसप्रीत क्राइड फॉर आवर्स, घंटों तक वो रोता रहा। ये वाला क्राइड तो नहीं आएगा। जसप्रीत हैज़ बेयरली क्राइड सिंस ही वॉज 3 years of age। ये भी नहीं आएगा।
ये देखिए बी आएगा। जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन ही सॉ अ व्हाइट टाइगर इन द सैंक्चुअरी। 2 है attempt any one of 2 extracts given। 2a है the trees inside are moving out into the forest। The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। एक छोटी सी पोइम यहाँ पर आपको दी है, या हो सकता है ये पोइम का एक्सट्रैक्ट हो, कुछ पार्ट हो। हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इट इज़ क्लियर दैट पर्सोनिफिकेशन is the poetic device used for no sun bury its feet। ये बात तो क्लियर है कि पर्सोनिफिकेशन इस पोइटिक डिवाइस का, इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है यहाँ पर, नो सन बैरी इट्स फीट, बिकॉज क्योंकि आपको रीज़न लिखना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन ही क्यों है। देखिए पर्सोनिफिकेशन उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जहाँ पर नॉन लिविंग में लिविंग बीइंग की बात हो। ओके, अब एक जुमला है, मौत ने अपने हाथ बढ़ाए। मौत को हाथ नहीं रहते, हाथ किसे रहते हैं? लिविंग बीइंग को, ह्यूमन बीइंग्स को रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। या फिर एक सेंटेंस है, द लीव्स डांस्ड, पत्तों ने डांस किया। डांस इंसान लोग करते हैं या मोर करता है, बराबर है, लिविंग बीइंग्स करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। तो ये वाला जो है, सन बैरी इट्स फीट, पैर तो लिविंग बीइंग्स के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बिकॉज में लिख सकते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन है तो, कि द सन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड इट इज़ सेड टू हैव फीट, कि सन नॉन लिविंग है और इसे पैर बोल के कहा जा रहा है। तो भैया ये फिगर ऑफ स्पीच तो पर्सोनिफिकेशन है। इस तरह आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ओके, भैया मत लिखना, बाकी सेंटेंस लिख देना। सेकेंड है, द पोइट हैज़ यूज्ड अ पोइटिक डिवाइस इन द गिवन लाइन्स। यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस है। व्हाट इफेक्ट डज शी विश टू क्रिएट बाई इट्स यूज़। क्या इफेक्ट आता है इस पोइटिक डिवाइस का? नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन। एम्फेसिस, जोर दिया जा रहा है। कंपैरिजन, किसी चीज़ का कंपेयर कर रहे हैं आप। राइम आ रही है इससे, या ह्यूमर आ रहा है। आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं एम्फेसिस आ रहा है इससे, बार बार कोई चीज़ बोलेंगे आप, ठीक है। नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन, यानी कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप एम्फेसिस दे रहे हैं, आप जोर दे रहे हैं उसके ऊपर। क्लियर। थर्ड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या करना है आप लोगों को? बताना है कि दिया गया सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल है। क्लियर। द एक्सट्रैक्ट यूजेस ट्रीज एज अ सिंबल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। इस एक्सट्रैक्ट में ट्रीज को यूज़ किया गया है एक सिंबल के तौर पर। किसके सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया? कंजर्वेटिव पीपल के। कंजर्वेटिव पीपल का मतलब क्या होगा? कंजर्वेटिव यानी ट्रेडिशनल पीपल, यानी जो पुराने ज़माने की चीज़ों में यकीन रखते हैं। ओके, ये गलत है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। आप लोगों को फिर चुनना है इन चारों में से सही क्या आएगा। द आइडिया ऑफ अ फॉरेस्ट that has been empty all these days is unnatural है, scary है, magical है, legendary है। ये unnatural है। ओके, और अगले वाला देखते हैं हम लोग। How does the use of enjambment, enjambment कहते हैं line ends but sentence doesn't, ठीक है। यानी पोइट्री की लाइन तो ख़त्म होती जा रही है लेकिन सेंटेंस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता सेंटेंस 4 लाइन बाद ख़त्म हो, 3 लाइन बाद ख़त्म हो। तो ये जो इंजैममेंट है, इसका एक्सट्रैक्ट पर क्या असर पड़ता है? इट फोर्सेस फ्रीक्वेंट पाउजेस, इससे पाउजेस आते हैं। इट सिंप्लीफाइज द मीनिंग, और मीनिंग को सिंप्लीफाई करता है ये। इट बिल्ड्स मोमेंटम, इससे मोमेंटम आता है। मोमेंटम यानी एक तरह की आप लोग कह सकते हैं कि मोशन आती है। इट मेक्स द लाइन लिरिकल, मोमेंटम आना चाहिए, एक तरह की मोशन आ रही है, ठीक है। यानी कि लाइन तो ख़त्म होती जा रही है लेकिन सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मोशन है। इट बिल्ड्स मोमेंटम। 6th है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच, ठीक है। कोई 4 के यहाँ पर आप लोगों ने आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है, वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट। वैलिडेट करो यानी क्या करो? वैलिड है ये बताओ। विथ रेफरेंस टू बेबी सीगल्स फियर। बेबी सीगल का जो फियर था, जो उसके दिल में डर था,
उससे रिलेटेड बताओ आप। फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वंस माइंड, ये डर कहीं नहीं होता, हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, किस लेसन का है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखिए इन पॉइंट्स की मदद से आप लोग डेवलप करके लिख सकते हैं। द बेबी सीगल कुड नॉट टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट as he was scared that his wings will not support his body weight। जो बेबी सीगल था वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले सका क्योंकि वो डरता था कि उसके विंग्स जो हैं, उसके जो पर हैं वो ज़्यादा उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका बॉडी वेट जो है तो उठा नहीं पाएंगे। इन पॉइंट्स की मदद से आप लोग पैराग्राफ बनाकर आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? आगे और लिख सकते हैं आप लोग, सो हिज फैमिली फ्लाई, उसने अपने परिवार को उड़ते हुए देखा। येट द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन ग्रिप्ड हिज माइंड, लेकिन फिर भी उसका परिवार उधर उड़ रहा है, लेकिन फिर भी बेबी सीगल डरता था। क्यों? उसे लगता था फॉलिंग डाउन, मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये जो डर था, ये डर उसके दिमाग में बैठ गया था। ओके, इट ओवरपावर्ड एनी सेंस ऑफ एश्योरेंस और एग्जाम्पल, किसी भी तरह की जो हिम्मत है, किसी भी तरह की जो एग्जाम्पल है, उससे ज़्यादा उसके दिमाग में ये डर था कि नहीं भाई मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? वॉज टू स्केर्ड टू इवन ट्राई, वो इतना डर गया था कि वो ट्राई भी नहीं करता था। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसको थोड़ा सा डेवलप करके लिखना है आप लोगों ने। जैसे कि द बेबी सीगल कुड नॉट टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट एज ही वाज स्केर्ड दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिज बॉडी वेट। ये खाली हिंट है, इसकी मदद से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर आप लोग एग्जाम्स में लिख सकते हैं। आगे है सेकंड, एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरीली एंड इन फायर। बताओ कि पोएट को पर्सनली ऐसे क्यों लगता है कि जो दुनिया है वो ख़त्म होगी आग में, इन फायर यानी आग में। फायर एंड आइस, इसमें शायद आंसर होना चाहिए। आंसर में आप लोग लिख सकते हैं, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ द फियरी एस्पेक्ट ऑफ डिज़ायर। इस तरह का जो पॉइंट है इसे डेवलप करके लिख सकते हैं आप लोग कि वो खुद विक्टिम था। बाय हिज ओन एडमिशन, उसका खुद का मानना था। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ही हैड एक्सपीरियंस्ड इट्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स इन लाइफ, वो एक्सपीरियंस कर चुका था जो असर होता है अपनी लाइफ में। ओके, इसकी मदद से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। थर्ड है वलीज यूनिक मेडन बस राइड। वली की जो स्पेशल बस राइड थी, मेडन यानी बिल्कुल फर्स्ट टाइम की। एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉज शी बिलोंग्ड टू अ स्मॉल विलेज। डू यू एग्री? वाई और वाई नॉट, 2 रीज़न आप लोगों को लिखना है। मैडम राइड्स अ बस, इसके बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं कि ठीक है मैं एग्री होता हूँ इस बात से। अ बस राइड सीम्ड लाइक अ फैसिनेटिंग मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड एडवेंचर। रिक्रिएशन कहते हैं एन्जॉयमेंट को, कि हाँ बस राइड लगती थी एक बहुत ही बढ़िया एन्जॉयमेंट की चीज़। अनलाइक सिटीज़ एंड बिगर टाउन्स, बिल्कुल अलग सिटीज़ या टाउन से बिल्कुल अलग। शी कुड ट्रैवल अलोन सेफली, वो अकेले में सफ़र कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, नॉट रिकमेंडेड इन लार्जर टाउनशिप्स और सिटीज़, जैसे कि बड़े सिटीज़ में, टाउनशिप्स में इसकी परमिशन नहीं होती। देयर वाज ओनली वन बस दैट वली ऑब्जर्व्ड सेवरल टाइम्स, सिर्फ एक बस थी जिसे वली देखा करती थी बार बार। सिटीज़ हैव वेरिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट माइट सीम मोर एडवेंचरस, लेकिन सिटीज़ में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के कई मीन्स होते हैं, जैसे कि बस है या फिर कार है या फिर ट्रेन्स हैं, मेट्रो हैं। ओके, इस तरह के पॉइंट्स को डेवलप करके आप लोग आगे लिख सकते हैं। 4 है गिव वन रीज़न वाई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर अ फेबल देन अ बैलेड। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक कहानी है, एक बैलेड नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए बैलेड किसे कहते हैं। बैलेड ऐसी पोइम होती है, ऐसा सॉन्ग होता है जिसके अंदर एक कहानी होती है, और ये एक्चुअली एक सॉन्ग होता है, एक नज़म, एक गीत होता है। ठीक है, तो ये गीत नहीं है बल्कि फेबल है, एक कहानी है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं फेबल इज़ फिक्टिशियस नैरेटिव यूजुअली विथ एनिमल्स, कि फेबल तो ऐसी कहानी होती है जिसमें एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स एटसेट्रा एज कैरेक्टर्स एंड शेयर्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, और एनिमल, बर्ड वगैरह एक फेबल में कैरेक्टर होते हैं और उसमें एक मैसेज होता है।
ठीक है। वेयर एज अ बैलेड इज अ नैरेटिव वर्स दैट कैन बी सिली और हीरोइक, जबकि बैलेड एक नज़्म होती है, एक गीत होता है जिसमें कोई बेवकूफ़ी की बात या फिर कोई हीरोइज़म की बात होती है। तो ये वाला जो है ड्रैगन का, ये एक फेबल है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इंक्लूड्स एनिमल्स, इज श्योरली फिक्टिशियस एंड शेयर्स अ मीनिंगफुल मैसेज, हैंस बेटर क्वालिफाइज एज अ फेबल। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये क्या है, ये सीधे सीधे एक फेबल है, ये कोई बैलेड नहीं है। सेवेंथ है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग in about 40 to 50 words each. First है, Dr. Harriet knew his patients as well as their owners really well. Discuss the triumph of surgery. इसके बेसिस पर आपको लिखना है। आप इन पॉइंट्स के बेसिस पर लिख सकते हैं। Patients, Dr. Harriet could understand the problems of his patients. Dogs, just be observing, saw tricky in the market and understood that the dog requires help. Owners, इससे रिलेटेड आप लोग लिख सकते हैं, he understood the owners, Mrs. Pumphrey, well and never spoke any harsh and advising words on the seriously obese dog, knowing fully well that she was responsible for this condition. ये पॉइंट्स है, इनको डेवलप करके आप लोग एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, स्टेट वन लाइकली रीज़न, एक रीज़न बताना है जो हो सकता है, लाइकली यानी कि जो हो सकता है। The writer of The Midnight Visitor chose to characterize Ausable as short and fat. लेखक ने Ausable को छोटा सा क्यों बताया, फैट क्यों बताया, आपकी क्या राय है? हम लिख सकते हैं, Ausable characterized short and fat as the writer wants to draw attention to and emphasize his wits and mental ability to handle any grave situation. लेखक बताना चाहता था कि ठीक है वो शॉर्ट था, ठीक है वो फैट था, लेकिन फिर भी मेंटली वो बहुत ज़्यादा एबल था, किसी भी गिवन सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता था। ग्रेव सिचुएशन यानी कितनी भी सिचुएशन सीरियस हो वो उसे हैंडल कर सकता था। ऐसा नहीं कि कोई अगर फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इवन इफ़ यू आर फिज़िकली वीक दैट डजंट मीन यू आर मेंटली वीक। क्लियर? Ausable was able to successfully plan the story of a non-existent balcony and also made the agile and smart Max believe it. Ausable ने क्या किया था, उसने कामयाबी से सक्सेसफुली एक कहानी बालकनी की मैक्स को सुनाया था। सिर्फ सुनाया नहीं था, मैक्स ने उसे बिलीव भी किया था। Didn't require an attractive physique to do this. और इसके लिए आउसेबल को बहुत बड़ा बिल्डर होने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अपने होशियारी के बेसिस पर उसने ये किया था। क्लियर? द राइटर परहैप्स वांटेड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, लेखक शायद यहाँ पर देना चाहता था एक मैसेज, दैट द ब्रेन इज़ व्हाट काउंट्स मोर देन ब्रॉन और मसल पावर, कि हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रॉन के कंपैरिजन में। ब्रॉन है यहाँ, ब्राउन नहीं है। ब्रॉन का मीनिंग होगा फिजिकल स्ट्रेंथ, और ब्रेन पावर इज़ फार मोर पोटेंट और इफेक्टिव, या हमारी जो ब्रेन पावर है ये बहुत ताकतवर होती है, पोटेंट ताकतवर, देन एनी अदर टाइप ऑफ पावर मसल और आर्म सेट्स, हमारे बाइसेप्स के, हमारे ट्राइसेप्स के, इनके कंपैरिजन में, सिक्स एप्स के कंपैरिजन में हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो कई गुना ताकतवर होती है। इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप लोग अपना आंसर कंपोज कर सकते हैं। ओके। 8th है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपको लिखना है, मिजबिल एंड द टाइगर बोथ वर लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस, इन दोनों की देख रेख ह्यूमंस ने की। एज्यूम, सोचो, इमेजिन करो, दे बोथ मीट ईच अदर इन द जू, वो लोग एक दूसरे को जू में मिलते हैं, एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर लाइफ स्टाइल एंड फीलिंग्स, और मिजबिल और टाइगर अब वो बातचीत कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स को लेकर के। ओके, राइट दिस कॉन्वर्जेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिजबिल द ऑटर एंड अ टाइगर इन द जू। तो उनका जो कॉन्वर्जेशन है उसे लिखो किस हिसाब से, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि तुम्हारे समझ में आया है। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, टाइगर ने ये कहा और मिजबिल ने ये कहा। क्लियर? हम लोग देखते हैं आंसर क्या आएगा।
ये देखिए इस तरह का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। टाइगर सेड थैंक्स फॉर विजिटिंग मी दो आई डोंट यूजुअली लाइक विजिटर्स, कि शुक्रिया भाई तुम मिलने चले आए, बट एक्चुअली मुझे ज़्यादा विजिटर्स लोग पसंद नहीं आते। मिजबिल सेड ऑफ आई वुड लव विजिटर्स, आई थिंक एट होम वी हैव अ लॉट ऑफ विजिटर्स, कि घर पर तो कई लोग हमारे यहाँ पर विजिटर्स होते हैं। विथ माई ओनर आई एन्जॉय बीइंग विथ विजिटर्स, आई थिंक आई एम देयर मोस्ट लविंग पेट। अब देखिए मिजबिल की जो बातचीत है, जो डायलॉग है, वो कहाँ से कंटिन्यू की है हमने, विजिटर का जो टाइगर ने रेफरेंस दिया था वहाँ से, ठीक है। एक्चुअली ये स्टार्ट के जो 2 डायलॉग्स हैं ये हम लोगों को क्वेश्चन से मिले हैं, थैंक्स फॉर विजिटिंग और ओह। ये देखिए टाइगर थैंक्स फॉर विजिटिंग और मिजबिल ओह, इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आई वुड बी स्केर्ड टू गो इनटू द वाइल्ड, आई वुडंट नो हाउ टू सर्वाइव, व्हाट अबाउट यू। टाइगर सेड ओह आई एम क्वाइट अनहैप्पी बीइंग हियर इन कैप्टिविटी। टाइगर ने कहा कि भैया यहाँ पर तो मैं अनहैप्पी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कैद में रखा गया हूँ, मैं केज्ड हूँ। ह्यूमन्स हैव केज्ड मी। और टाइगर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ है उससे कि एक शेर को पिंजरे में रख रहे हैं वो लोग, मैं तो राजा हूँ। ओके, आई विश दे वुड नो द वैल्यू ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। मिजबिल सेड यस दैट्स ट्रू, आई गेट टू प्ले अ लॉट, समटाइम्स आई गो आउट फॉर अ वॉक विथ माई ओनर। टाइगर सेड आई लॉन्ग टू बी फ्री, लॉन्ग यानी चाहना, मैं चाहता हूँ फ्री हो जाऊँ, एंड इन नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट रहने की जगह। आई वुड नॉट विश टू बी टेम्ड एज अ पेट, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे पेट बोलकर रखा जाए। सो व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट। फिर टाइगर ने पूछा बताओ सबसे अच्छा क्या लगता है तुम्हें। मिजबिल सेड आई एंजॉय द मील्स एंड द कंपनी ऑफ माई ओनर, आई थिंक आई एम क्वाइट पीसफुल विथ माई ओनर, मुझे लगता है कि मैं ओनर के साथ बढ़िया अच्छे से रह रहा हूँ। टाइगर सेड आई डोंट लाइक ह्यूमन बीइंग्स हियर, मुझे यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स पसंद नहीं आते, एक तरह का डिस्टर्बेंस है वो। आई गेट डिस्टर्ब्ड बाय देयर एक्टिविटी, एनीवे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। मिजबिल सेड यस इट वॉज फैंटास्टिक, विल मीट यू सून बाय। इस तरह से आप लोग डायलॉग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। 9th है answer any one of the following in about 100 to 120 words. First है fiction writers prefer creating grey characters rather than black and white. Analyze this in detail with reference to both the characters of the thief's story. आंसर में इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप लोग लिख सकते हैं कि both characters in the story neither completely black, negative or white, ideal. नेगेटिव मतलब बुरे कैरेक्टर, ओके, और वाइट मतलब अच्छे कैरेक्टर। हैव redeeming qualities as well as those that need improvement. Story reveals both their personas as grey. हरी सिंह इनके बारे में लिख सकते हैं आप लोग। Thief, artful, too smart of his age, fooled his victims and police, wasn't ashamed in lying and stealing, made no efforts to confess that he had given in to the temptation of stealing the notes, however changed due to love, affection and Anil's trust. The character of Hari Singh, not a flat character who is either black or white. यहाँ पर पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से आप लोग सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अनिल है, इससे रिलेटेड लिखा है while we can admire Anil for his qualities, helpful and simple, easily trusting, forgave the thief, never uttered a word despite knowing of the theft, however not perfect, casual about money, ignored Hari Singh's pilfering यानी चोरी को कह सकते हैं शायद हम लोग। The character of Hari Singh, not a flat character who is either black or white. और लास्ट में आप लोगों ने कंक्लूजन लिखना है। ग्रे कैरेक्टर्स प्रेजेंट अ चैलेंज टू द रीडर्स, अलाउ अ सेंस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रेजेंट अ मॉरल चैलेंज। हरी सिंह एंड अनिल आर क्रिएटेड एज ग्रे कैरेक्टर्स। पूरी बात का मुद्दा ये है कि यहाँ पर एक सरासरी आउटलाइन दी गई है, इसको आप अपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आंसर को कंपोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई एक आंसर मैं बताऊँ आपको कन्वर्ट करके कि यही आएगा, ऐसे नहीं है। इन पॉइंट्स के बेसिस पर अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। यानी थीम तो यही रहेगी, आइडिया यही रहेगा, खाली जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा, जो पैटर्न होगा वो अलग होगा। सो दैट्स इट।
तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10th सैम्पल क्वेश्चन पेपर, क्लास 10th मार्किंग स्कीम और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यानी किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर आंसर क्यों है। वीडियोस अगर हमारे आप लोगों को पसंद आते हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ये वाली वीडियो स्पेशली लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर इसी अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।